नमस्कार। तो आज का टॉपिक है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कब पढ़ें? कौन-सा समय सही रहेगा? अब पहली बात तो ये कि ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि कोई 15 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े तो उसका सिलेक्शन हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ये भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि सुबह जल्दी उठकर ही पढ़ें तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी सुविधा के अनुसार कि आज मान लो किसी से आप प्रभावित हो गए। प्रभावित का मतलब कि जैसे मान लो मैंने आपको ये कह दिया कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठ कर के मैं पढ़ता हूँ। अब कोई स्टूडेंट उठता ही 6 बजे या साढ़े 6 या 7 बजे है। अब वो प्रभावित होकर 4 बजे का अलार्म लगा ले, तो पहली बात तो वो ढंग से सो नहीं सका। दूसरा वो 4 बजे उठा तो क्या जी संजय सर ने कहा था तो मैं तो 4 बजे उठ के पढ़ूँगा और वो झपकियाँ ले रहा है। ना तो उसको याद हो रहा और ना उसका उसके ऊपर कोई फ़ोकस हो रहा पूरा ढंग से और वो पूरा दिन खराब हो गया उसका। कैसे? कि पूरे दिन उसको झपकियाँ आएगी, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हुई। तो सबसे पहली जो शर्त है ना, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उससे पहले एक शर्त और है कि कम से कम आपको 8 घंटे तो सोना भी चाहिए। अगर आप बढ़िया तरीके से अपने दिमाग को सेट रखना चाहते हो, तो 7 से 8 घंटे पहले तो सोना चाहिए कि कम से कम 7-8 घंटे आप सो। कि कम से कम 7 घंटे आप सोने का काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि भाई आप 7 घंटे सो लिए तो अब सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं है। हो सकता है किसी स्टूडेंट की 6 घंटे में नींद पूरी हो गई हो, कोई समस्या नहीं है। नींद पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त यही है कि नींद पूरी हो, तो आप उस तैयारी को अपनी बेहतरीन कर सकते। अब दूसरी बात कि सर ठीक है 6 से 7 घंटे सो लिए हम 11 बजे सो गए थे और हम 6 यानी 5 या कोई 6 बजे खड़ा हो गया, कोई समस्या नहीं है। आपकी नींद पूरी है। किसी की हो सकती है 5 घंटे में नींद पूरी हो रही हो, किसी की 6 घंटे में, किसी की 7 घंटे में। अगर 7 घंटे में बढ़िया नींद आपकी पूरी हो रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल फ्रेश है। अब आप जो भी पढ़ोगे, आपको वो याद होगा। अब 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। किसी को ये आदत है कि सुबह जल्दी उठेगा और कोई रात में पढ़ाई करता है। रात का मतलब वो रात को कोई 2 बजे तक पढ़ रहा है, कोई 1 बजे तक पढ़ रहा है, कोई 3 भी बजा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ विद्यार्थी हैं जो कहते हैं नहीं साहब हम तो 4 बजे उठते हैं या 5 बजे उठ कर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहली मेरी आपसे एक ही बात है कि किसी से प्रभावित होकर कोई काम नहीं करना है और ख़ास करके ये काम तो बिल्कुल ही नहीं करना है। किसी से भी प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ प्रभावित होने का मतलब है अपनी पूरे 24 घंटे की दिनचर्या को प्रभावित करना, तो वो किसी भी हाल में अपने को नहीं करनी है। तो जैसा आपने शेड्यूल बना रखा है, सुबह जल्दी या रात में, तो वैसा आप चलने दो। बस आप थोड़ा-सा अपना मूल्यांकन करते चलो कि मैंने जो पढ़ा मेरे को याद कितना हुआ। अब 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने मान लो कोई कोचिंग जॉइन कर रखी है, तो इसका मतलब 5-6 घंटे तो आपकी कोचिंग में आपने टाइम दिया। और एक वो भी होगा जिन्होंने कोई जॉब जॉइन कर रखी है, तो नो डाउट उसको 8 घंटे तो जॉब में भी देना पड़ेगा। अब जिसने जॉब जॉइन कर रखी है, मैं तो उससे भी ये कहूँगा कि वो कम से कम 4-5 घंटे तो टाइम दे पढ़ाई को। और जो बिल्कुल स्टूडेंट जो क्लास में आता है या लाइब्रेरी में जा रहा है, वो कम से कम 8 से 10 घंटे, अगर वो 6 घंटे कोचिंग कर रहा है, तो भी उसको 5 4-5 घंटे तो और पढ़ाई करनी चाहिए। और दूसरा, आपके पास
आपके टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई भी सिलेबस पढ़ना है, जैसे मैं रीट की बात करता हूँ। जैसे आपको रीट पढ़ना है, रीट मुख्य परीक्षा की आपको तैयारी करनी है। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आपके सामने ये होना चाहिए कि कुल विषय कितने हैं? उन विषय में कुल टॉपिक कितने हैं? और उन टॉपिकों में से याद कितने हैं? ये माइनस प्लस आपके पास होना चाहिए। मैं आपसे ये क्लियर करता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे अभी जो लाइव देख रहे होंगे, तो दिल पर हाथ रख के ये बता दो कि जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपको ये क्लियर है कि इसमें इतने टॉपिक हैं? 100 टॉपिक, 150 टॉपिक, 200 टॉपिक, 50 टॉपिक? तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है ना? सिलेबस का ही नहीं पता होगा कईयों को। तो आपके पास जहां आप बैठते हो पढ़ने, वहां पर एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें ये बातें सारी लिखी हो कि मेरे को रीट पढ़ना है, तो रीट में राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का करंट, शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी, साइकोलॉजी, इतना पोर्शन तो कॉमन पोर्शन है लेवल 1-2 का। उसके बाद साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड है, सॉरी, टीचिंग मेथड और आपका सब्जेक्ट है। तो ये पोर्शन है। तो ये आपके टिप्स पर होना चाहिए पूरा का पूरा कि पढ़ना क्या-क्या है, टॉपिक कितने हैं। और एक जो मैंने ये बात लिखी है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि हम क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि ये बुक बहुत अच्छी आई है रीट की, तो ले आएँगे और उसको पढ़ लेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पढ़ लिया। या किसी का ऑनलाइन कोर्स ले लिया या कहीं कोचिंग कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो बस। पढ़ने का मतलब कि विद्यार्थी जब पहले दिन में आता है ना, तो मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूँ कि आज बड़ा जोश होगा आप में, आप कहोगे कि बस अब तो सिलेक्शन हमारा हो ही जाएगा। अगर ये जोश लास्ट दिन तक रहे तो सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि कोई भी बैच, कोई भी संस्थान शुरू करता है, तो वो क्लास 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगाता है। अब 4 से 6 घंटे की क्लास लग रही है, तो 4 से 6 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 पेज करा देगा, 1 घंटे 50 मिनट की क्लास में। अगर 6 टीचर हैं, 6 क्लासें लग रही है, रोज़ाना 2 पेज हो रहे हैं, तो 12 पेज आपकी कवर होगी। अब 12 पेज को आपने 6 घंटे में पढ़ा। अब घर पे जाके आपका पहला टास्क ये होना चाहिए कि जो आज की क्लास में पढ़ा, मेरे को उसमें याद कितना का है, तो आप रिवीजन करो। और जाते ही अगर आप रिवीजन कर लोगे, तो काफ़ी हद तक आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। फिर जब आप कोचिंग आते हो या मान लो लाइब्रेरी में जाते हो, तो उसका वापिस से रिवीजन करो। तो जो आपने 6 घंटे में पढ़ा, जाते ही आप पढ़ोगे वो 2 घंटे में पढ़ लोगे। सुबह जब आप संस्थान में आओ या मान लो लाइब्रेरी में जाते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, उस समय रिवीजन करोगे, तो वो 1 घंटे या 40 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये क्रम पर डे का होना चाहिए कि पर डे पढ़ना है और जो पढ़ लिया उसके साथ उसका भी रिवीजन करना है। अब इस चीज को आप 10 दिन तक ले जाओ। जैसे आपने 12 पेज एक दिन में कंप्लीट किए, आप 10 दिन तक पहले पेज से लेकर 10वें दिन का मैटर है उसको साथ में रिवीजन में रख रहे हो, तो 10वें दिन आपके पास 120 पेज इकट्ठे हो गए, लेकिन आपको सारे पेज याद है। अब आपका कॉन्फिडेंस है वो शानदार है, अप है, उसको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। अब जो मैं बात बता रहा हूं, वो बात सुन तो कोई आज रहा है, लेकिन वो अप्लाई 10 दिन बाद करना चाहिए। अब 10 दिन बाद करना चाहिए और ये सोचे कि सर ने कहा था ना कि पर डे का मैटर पर डे पढ़ना है, दूसरे दिन पढ़ो तो पहले वाला भी साथ में रिवीजन में रखना है। तो 10वें दिन का मतलब हुआ कि उसको पहले तो 120 पेज पढ़ने होंगे। इतने में ही दूसरे दिन 12 पेज फिर इकट्ठे, 12 पेज फिर इकट्ठे। अब वो सोचेगा कि इससे बढ़िया एक बार कोर्स कर लेता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा। और ये जो बाद का शब्द है ना, ये कभी नहीं आता। बाद में आता है सीधा पेपर और फिर अपने कहते हैं कि अब की बार तो तैयारी ढंग से नहीं हुई, बाद में कर लूँ। हकीकत ये है। तो इस चीज़ से अगर बचना चाहते हो,
तो आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए जिसमें टॉपिक सारे लिखे हों, कितने याद हैं, कितने नहीं है वो लिखे हों, प्लस आपकी नींद आपके साथ पूरी कंप्लीट हो। और जब ये 6-7 घंटे आप दे देते हो, तो भी आप ये देखो कि आपके पास भाई मैक्सिमम 7 घंटे सोने में निकाल दिए 24 घंटों में से, तो भी आपके पास हिसाब बचता है कि मेरे पास अभी भी 17 घंटे और पड़े हैं लगभग। अब 17 घंटों में खाने-पीने में 2 घंटे और गए, तो भी आपके पास 15 घंटों का टाइम पड़ा है। हकीकत ये है। फिर आपको लगे कि 15 में सर ने ये कहा था कि अगर कोई जॉब कर रहा है 8 घंटे की, तो भी वो 4-5 घंटे पढ़े। तो मैं ये कहता हूँ कि जॉब 8 घंटे की करने के बाद भी अगर वो 5 घंटे पढ़ रहा है, तो भी 13-14 ही घंटे बने ना। और कोचिंग करने के बाद भी पढ़ रहा है, तो भी उसको वो 5-6 घंटे आराम से पढ़ सकता है। और वो ये ना हो कि किसी ने कह दिया कि इतना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आप एक फिक्स कर लो कि इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मान लो कोचिंग कहीं जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग करनी ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक फ़र्क होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक फिक्स होता है कि 6 क्लासें, 5 क्लासें लगेगी, टीचर आएगा, चेंज होगा, 2 मिनट पानी पी लेंगे, फिर वापस बैठ जाएँगे और वो रूटीन चलता रहता है ना? ऑनलाइन में ये क्या होता है कि ऑनलाइन पे आप एक मोबाइल पे डिपेंड हो। बीच में कोई फ़ोन आ गया, तो रिदम टूटा, है ना? कोई मैसेज आ गया तो रिदम टूटा। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क रहता है। इसीलिए ऑफ़लाइन हमेशा कारगर साबित होती है ऑनलाइन की अपेक्षा। लेकिन जो ऑफ़लाइन नहीं आ सकता, कई मजबूरियाँ हो सकती है। कुछ गृहिणियाँ हैं जो घर को नहीं छोड़ सकते मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए ऑनलाइन बढ़िया है। कोई मतलब कोचिंग की फ़ीस दे सकता है लेकिन पीजी का चार्ज भी बहुत बड़ा होता है, 5-6 महीने लग जाते हैं। तो हो सकता है वो पीजी का चार्ज ना दे सके, हो सकता है कोई कोचिंग और पीजी दोनों ही ना दे सके, तो उनके लिए ऑनलाइन बढ़िया है। लेकिन आप ऑफलाइन पढ़ो ची ऑनलाइन पढ़ो, अगर आप अनुशासन में पढ़ते हो, तो देखो सिलेक्शन हो जाएगा और आपके पास जितने घंटे हैं, हर घंटे, हर मिनट का आपके पास हिसाब होना चाहिए। दूसरा कि हर घंटे, हर मिनट का हिसाब कैसे होगा, आप ये समझना। उदाहरण के रूप में मान लो आप कहते हो कि सर मेरे को 8 घंटे स्टडी के लिए मिले। अब मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊँ? एक होता है ना कि 8 घंटे मिले, मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊँ? मेरे पास सिर्फ़ ही 8 घंटे हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, 100 काम हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, टाइम टेबल बनाते हैं। 8 घंटे में आप मैं ये कहता हूँ कि भई आप 5 सब्जेक्ट का चयन कर लो, 4 से 5। जब आप 5 सब्जेक्ट का चयन करोगे, तो ना करते आपके ये 5 घंटे निकल गए। आप कहते हो सर ये तो फिर 1 घंटा मान लो मैंने हिस्ट्री को दे दिया, ज्योग्राफी को दे दिया, कल्चर को दे दिया, पॉलिटी को दे दिया, करंट को दे दिया, या आप जो भी इंडियन कोई जीके पढ़ना चाहे या कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो उस हिसाब से मैनेज करें। अब मैं कहता हूँ कि 8 में से आपने टाइम कितना दिया पढ़ने में? 5 घंटे। तो 3 घंटे का क्या करना है? पहले आप पढ़ो, फिर इसको 3 घंटे रिवीजन करो, रिवीजन करो। दूसरे दिन फिर 8 घंटे पढ़ो, मतलब 5 घंटे, 6 घंटे आपने पढ़ाई की, फिर पहले दिन और उस दिन का फिर रिवीजन में आ जाओ। तो रिवीजन ज़रूरी है। जितना रिवीजन करोगे, उतना और परफेक्ट होते जाओगे। एक क्लास में मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लो एक बुक दी आपको। मैंने कहा भई ये बुक है। अब ये बुक आपके पास पड़ी है और आपको ये बुक बहुत अच्छी तरीके से तैयार है, या आपको ये तैयार नहीं है। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा ना। या तो ये किताब याद है आपको या याद नहीं है। नोट्स कोई भी बुक हो सकती है, नोट्स हो सकता है, कोई भी हो। अब एक बात समझना कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपका मतलब हर टॉपिक शानदार तरीके से है, तो आप इस बुक को हाथ में रखोगे जैसे मान लो इस तरीके से, है ना? गार्जियंस को दिखाओगे कि मेरे पास ये किताब है, दोस्त को दिखाओगे कि मेरे पास ये बुक है और आप ये चाहोगे कि बस एक बार इसको कोई उठाए और मेरे से ये पूछ ले कि क्या ये तेरे को याद है? और मेरे को एक-एक पेज याद है, एक-एक टॉपिक याद है और मैं कहूँ कि जो मर्ज़ी पूछ ले, सारा कुछ याद है।
तो इसका मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो टॉप लेवल का है इसके अंदर। तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और आपके पास ये बुक है, लेकिन जैसे ही कोई आपके माता-पिता, भाई-बहन आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, आप क्या करोगे, इस किताब को उठा के ऐसी जगह रखोगे कि बस ये कहीं दिख ना जाए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं अभी टॉपिक में कमी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस आपको लेके आना पड़ेगा कि आपके पास जो मैटर है, आपने जो पढ़ लिया, उससे कोई मर्ज़ी कुछ पूछ ले, आपको सारा याद हो। और ये संभव है, और ये संभव है सिर्फ़ प्रैक्टिस से, सिर्फ़ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं। आप जब भी कोई आरएएस का, आईएएस का, कोई भी सिलेक्ट पर्सन का इंटरव्यू सुनना, वो क्या कहता है कि साहब मैंने ये नोट्स, मैंने ये बुक्स, है ना? यही बोलेगा वो। इसको मैंने 10 बार पढ़ा, इसको मैंने 20 बार पढ़ा, है ना? इसको मैंने लिख-लिख करके देखा। मैंने इसको इतनी बार पढ़ा कि इसके अंदर पेज में मतलब पेन से इतनी बार इस तरीके से लिखा हुआ है कि जान ही नहीं बची उस पेज के अंदर। ये उदाहरण देखने को मिलेंगे। कोई ये नहीं कहता कि सर मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 20 किताबें पढ़ी। एक किताब को ढंग से पढ़ लो, वही बहुत होती है। तो आपको क्या करना है, एक किताब को पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। पहले तो सिलेक्ट करो ढंग के नोट्स का, चाहे वो नोट्स हो, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे ऑफलाइन हो। एक बार जब सिलेक्शन कर लिया, तो डगमगाना नहीं है, विश्वास रखना है, और ये पूर्णतः विश्वास रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, पेपर उससे ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। दिक्कत क्या होती है कि यहाँ से हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई हम जो दे रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, आप इतना पढ़ लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, इसने कह दिया कि अरे उसका कोर्स आया है, बहुत ही शानदार आया है, कितने का है? कहा इतने का है, चलो अपने भी ले लेते हैं। पता नहीं है शानदार की डेफिनेशन, लेकिन ले लिया। किसी ने कहा कि उसके नोट्स आए हैं, रीड के बड़े शानदार नोट्स हैं। अरे भाई शानदार की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या है? क्या उसने बड़े सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं। अब सुंदर है, शानदार है, पेपर में आएगा इस बात की तो गारंटी नहीं है। तो जो है ना, उस पर तो विश्वास नहीं हुआ, नया खरीदते गए, और खरीदते-खरीदते इतना मटेरियल इकट्ठा कर लिया, बाद में सोचे कि अब पढ़ें किसको? तो इतने में ही टाइम निकल जाता है। तो आप स्पेशल इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको नींद पूरी करनी है, जो आपका टाइम रात को लेट पढ़ने का है या सुबह जल्दी उठने का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन पर। सिलेक्शन होगा, लेकिन जब पढ़ो तो शानदार तरीके से पढ़ना है। 8 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो, तो 5 से 6 घंटे अगर आप मैटर को पढ़ते हो, तो 2 से 3 घंटे आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर ये काम आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन होगा, प्लस आपके पास बढ़िया बन जाना, आपके पास एक-एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास इतने टॉपिक हैं और मैंने इतना पढ़ लिया। एक और बताऊँ मैं बात, कि इतना विश्वास होना चाहिए आपका कि जैसे मान लो आपने 1 घंटा, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे मान लो आपने कह दिया कि मैं सुबह 6 से 7 राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो जैसे ही 7 बजकर 2 मिनट हो ना, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि 7 से 8 तो मेरे को ज्योग्राफी पढ़नी थी। ये 2 मिनट मैंने हिस्ट्री को क्यों दिए? फिर मैं ज्योग्राफी कैसे पढ़ूँगा? तो अगर इस 1 मिनट का, 2 मिनट का आपने हिसाब रखना शुरू कर दिया और आपने ये फाइनल कर लिया कि नहीं 6 से 7 का मतलब 6 से 7 मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है, 8 से 9 ज्योग्राफी पढ़नी है, 7 से 8 ज्योग्राफी या 8 से 9 जो भी सब्जेक्ट है। आप इस तरीके से करके देखो, मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पूरा हिसाब रहेगा कि मेरे इतने टॉपिक पढ़ लिए मैंने, इतना मेरा काम कवर है, ये मेरा अभी पेंडिंग है। और वही बात कि आप टेस्ट दोगे उसमें मूल्यांकन होता रहेगा। जब टेस्ट दोगे तो उससे मूल्यांकन होगा और शानदार मूल्यांकन हो जाएगा, कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो इस तरीके से आपको रखना है पूरा शेड्यूल, और ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता हो, और अगर ये सारा काम कर गए तो सिलेक्शन ले जाओगे। मैंने ये नहीं कहा है आपको कि आपको 15, 20, 25 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अच्छी तरीके से सो, टेंशन मत लेना, और
आजकल बहुत सारा आपने देखा होगा, आज ही मैंने अखबार पढ़ा, तो आज के अखबार के अंदर भी न्यूज़ आई थी कि कोटा के अंदर कोई सुसाइड किए किसी विद्यार्थी ने, है ना? तो ये कब होता है? ये होता है अकेलेपन में, जब उसको कोई सपोर्ट ना करता हो। सपोर्ट का मतलब कि वो खुद ही डिप्रेशन में जा रहा है। क्या एक बात बताओ, जो माता-पिता बेटे या बेटी को कोटा में भेज रहे हैं या सीकर में भेज रहे हैं, तो ये तो फाइनल है कि वो कहीं न कहीं पैसे की पूरी व्यवस्था करके उसको दे रहे हैं कि तू पढ़, तू इंजीनियर या डॉक्टर बन के आ। लेकिन ये नहीं कह रहे वो कि तू जा, अगर नहीं लगा तो आना मत, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा तेरे अच्छे नंबर हैं, तेरी इसके ऊपर अच्छी कमांड है, तू बेटा या बेटी तू जा, आराम से तू पढ़ाई कर। और अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज तो मिलेगी। आज साइंस से आप तैयारी करने जा रहे हो, आप मान लो इंजीनियरिंग की तैयारी करने जा रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, सबका सिलेक्शन कहाँ होता है? जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें सबका कहाँ सिलेक्शन होता है? 1 लाख विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं मान लो कोटा में, उसमें पास तो 1% ही हो रहा है। 1-2% ही सिलेक्शन जो भी जा रहा होगा, है तो इतना ही, तो फिर बाकी क्या करें? अरे भाई, आप अच्छी तरीके से मेहनत करो, आप इतने काबिल बन जाओ कि जो फ़ील्ड आपको मिला, साइंस का मिला या मैथ का मिला, आपने उसमें अपनी कमांड की और उसके बाद आकर के और बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसमें फाइट कर जाओ आप। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अपने को वही मिले। तो ऐसी कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए तो बस ये करो मरो वाली है, नहीं। हम अपनी तरफ से 100% देंगे, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, माँ-बाप ने जो हम पर विश्वास दिखाया है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि हमारे हाथ में सिर्फ़ एक कर्म है, उसके अलावा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला जो देगा वो हमारे कर्म के आधार पर देगा, तो इसलिए हमें कर्म करना है, फल वो देगा अपने आप। तो ऐसी ये मतलब इस प्रकार की कोई भी अगर नेगेटिविटी आती हो ना, तो घरवालों से बात कर लिया करो, घरवालों के चेहरे देख लिया करो, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर मेरे कुछ भी होता है, तो इनका क्या हाल होगा। पैसा दिया, पैसा भी लगा दिया, आपको पाल-पोस कर इतना बड़ा किया और रिज़ल्ट आपने ज़ीरो कर दिया। अरे! फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन ज़िंदगी में मतलब अपने आप को सुसाइड तक ले जाना, ये तो बहुत गलत बात है। इसके ऊपर मैं बात बताऊँ, एक कोई मतलब विद्यार्थी था और एमए फाइनल में वो फेल हो गया और वो बड़ा टेंशन में आ गया और वो ऊपर लास्ट मंजिल पे चला गया और मंजिल पे चला गया और उसने बड़ी टेंशन ले ली दिमाग में कि बस अब तो मैं फेल हो गया और अब तो मेरे को सुसाइड करनी है। तो जैसे ही वो उस बिल्डिंग से जंप मारने वाला था, तो इतने में ही उसका कोई दोस्त आया, उसने उसको पकड़ लिया। क्या कर रहा है? कि यार बस एमए फाइनल में फेल हो गया और अब घरवालों को क्या जवाब दूँगा और मैं तो बस सुसाइड कर रहा हूँ। तो उसने कहा यार एलकेजी, नर्सरी जो भी है वहाँ से दोबारा शुरू करेगा तू नर्सरी से फिर समझ में आ गया कि एमए फाइनल में फेल हुआ हूँ, दोबारा मेहनत करूँगा तो एमए फाइनल का ही पेपर देना पड़ेगा और पास हो जाऊँगा। यहाँ से जंप मारा तो फिर जन्म होगा और फिर वही क्लास नर्सरी से एलकेजी, यूकेजी वो चलेगी। तो वही बात होती है कि कोई थोड़ा-सा समझाने वाला हो, तो फिर समझ में आ जाती है बात कि हाँ यार, ये तो काम फिर दोबारा से शुरू होगा और ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो जाया गया है वो आएगा। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें और जो भी आपका इष्ट देव है ना, जो भी, आप उसका भी ध्यान रखें, है ना? सुबह-शाम 2 मिनट उनको टाइम दिया करो, ताकि ये जो नेगेटिविटी होती है, इसके ऊपर कंट्रोल उसी से ही हो सकता है। और प्लस खुद के टॉपिक इतने अच्छे रखें, ज़रूरी नहीं है सारा याद हो, एक-एक टॉपिक। आप सबसे छोटे से छोटा टॉपिक याद करने की कोशिश करो, बस वो मेरे को टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। एक टॉपिक तैयार हुआ, फिर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, बढ़ता जाएगा। जब तक एक ही टॉपिक तैयार नहीं है, तब तक कोशिश करो कि मेरे कुछ टॉपिक तो इतने तैयार हों कि जिसमें मैं ये कह सकूँ कि ले तू जो मर्ज़ी पूछ, मेरे को सारा कुछ याद है। और ये हो सकता है, मेहनत से हो सकता है, आप प्रैक्टिस करिएगा और बाकी हमारे संस्थान से आप जुड़े रहिए, तो बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। जीके की क्लासें भी खूब सारी आ रही है
और रही बात, जैसे मैंने कहा कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना याद है, उसकी अगर आप खुद का मूल्यांकन करना चाहते हो, तो मैंने ना एमसीक्यू बैच लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक आपको पहले टॉपिक दे रहा हूँ कि आप भौतिक प्रदेश का टॉपिक पढ़ो, पीडीएफ भी दे रहा हूँ एप्लीकेशन के अंदर कि इस पीडीएफ को पढ़ लो या आप अपने हिसाब से पढ़ो। आपने वो भौतिक प्रदेश का टॉपिक पढ़ा, फिर मैं उसके अंदर इस एमसीक्यू बैच में क्लास लेके आऊँगा और उस पूरे टॉपिक को क्वेश्चनों के माध्यम से, कि आजकल ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पूरा क्लियर करूँगा। फिर उसके बाद में जब आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, तो फिर आपको प्रैक्टिस के रूप में एक आसान टेस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस और प्लस होगा। क्योंकि पहले आपने पढ़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर मैंने पढ़ाया तो और बढ़ा, फिर आसान टेस्ट मिला तो कुछ और प्लस हो गया कॉन्फिडेंस। फिर आपको मुश्किल टेस्ट दूँगा उसी टॉपिक का, इसी एमसीक्यू बैच में। तो एक बार आपको लगेगा कि मुश्किल है टेस्ट, लेकिन मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरे अब सारे कांसेप्ट क्लियर हैं। फिर इस तरीके से सोमवार से शनिवार तक इसमें प्रोसेस चलेगा। रविवार को जो टेस्ट होगा, वो सोमवार से शनिवार जितने टॉपिक हुए, उनका फिर एक प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 5 बार एक टॉपिक को पढ़ जाओगे। तो जो मैंने क्या कहा था ना कि प्रैक्टिस परफेक्ट करती है, वो मैं इस बैच में कर रहा हूँ। ये सेकंड ग्रेड के लिए अलग से बैच है। राजस्थान जीके की कोई भी तैयारी करना चाहे, तो राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, पॉलिटी, उनके लिए अलग से बैच है। सेकंड ग्रेड, रीट और चतुर्थ श्रेणी सबके अलग-अलग एमसीक्यू बैच है, और ये बैच मैं शुरू कर रहा हूँ 2 जून से। तो आपका कोई भाई-बंधु अगर तैयारी करना चाहे, तो इस बैच को आप ज़रूर देख लेना। बाकी हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव विचार से बचने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपने दोस्तों से शेयर करें। खुद को अकेला उस समय ना रखें, कहीं नेगेटिविटी अपने आप पर हावी ना होने। तो ये थोड़ा-सा रखें, बढ़िया पढ़ें, ईमानदारी रखें, 100% सिलेक्शन होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जय हिंद, जय भारत।